नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर एन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आपका इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है, जो कि सीटेट फरवरी 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए आ गया है आपके लिए। और आप लोग तैयार हो जाइए। आज के सीडीपी का आज पहला क्लास है, तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने सेशन पे। और ये देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिषेध करते हैं तथा विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप में बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचन, चिंतन और तार्किकता की स्पष्ट चर्चा करते हैं। तो आपका ऑप्शन है शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक। दोस्तों, तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा इसमें से संज्ञानात्मक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। तो दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है विकास विकास कैसे होती है। जैसे कि आप पूछ रहा है कि विकास जो है सिर से पैर की तरफ, जटिल से सरल की तरफ, या वाय से केंद्र की तरफ, जो ऑप्शन डी है विशिष्ट से सामान्य की तरफ। तो दोस्तों, इस जवाब आप जल्दी जल्दी देते रहिए और इसका जवाब हो जाएगा आपका सिर से पैर की तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान समाजीकरण का प्राथमिक कारक है जो समाजीकरण का द्वितीय कारक है। तो आपका ऑप्शन है जनसंचार, मध्यम परिवार, विद्यालय परिवार, परिवार विद्यालय, या मुद्रित माध्यम जनसंचार माध्यम। तो आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी परिवार एवं विद्यालय जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन है अनुकरण, असंतुलन, संरक्षण, विकास का समीपस्थ क्षेत्र। तो दोस्तों, आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है असंतुलन पैदा होगी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था को वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। दोस्तों, आपका ऑप्शन है संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा संवेदीगामक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है रमन के सम्मुख हिंज के दुविधा प्रस्तुत की गई जिसके प्रतिक्रिया व्यक्त करने की हिंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होती। यानी कि वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो ऑप्शन है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून एवं अव्यवस्था अभिविन्यास। तो आप जो देखते रहिए इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेब वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है। दोस्तों, आपका ऑप्शन है सामाजिक पृथकीकरण अधिगम में योगदान देता है, और ऑप्शन है दूसरा बच्चे दूसरे के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं, और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रतिक्रिया में योगदान
देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही जगह। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, जो लेव वाइगोत्स्की के विचार के अनुसार ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को सम्मत करती है? तो ऑप्शन है निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम या व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सहभागी अधिगम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा जिसकी अनुशंसा करती है? बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? तो ऑप्शन है मानकीकृत पाठ्यचर्या, ऑप्शन बी है पुरस्कार एवं दंड का इस्तेमाल, सी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो है कैसी होती है? तो ये ऑप्शन है कि सभी बच्चे में एक समान स्तर होती है, एक समान योग्यता के जिस पर व्यक्ति जैविकीय आधार नहीं है और जन्म से ही स्थिर है और इस परिवेश कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगला क्वेश्चन है, कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो दोस्तों जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा कि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के स्तर होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं। तो जैसे देखिए ये रूढ़िवादिता के हमसे पूछ रहा है कि ये क्या होगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन जेंडर समानता, जेंडर समता या जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर रूढ़िवादिता। तो दोस्तों देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है जब भी आए, ये टेट का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेंडर रूढ़िवादिता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका जो है ये क्वेश्चन टेट पूरा भर भर कर देता है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह से इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि बच्चे की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्ति विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन है उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियां प्रस्तुत करके, या उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारी पर काम करने के अवसर देकर, उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर, या उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेविंग या पृथक्करण करके। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उनका बहुविध तरीकों में नामीकरण, लेविंग या पृथक्करण करके, जिसका ये सही हो जाएगा आपका। तो अगला क्वेश्चन है कि आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है जो विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भाव, जैसे भाव पैदा करना, भय पैदा करना, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयता में वर्गीकृत करना। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आकलन मापन का ये क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
अधिगम के अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों को पहचान बनाना ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन है कि आप अपने विद्यार्थियों में समालोचन चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से कौन कौशल का संवर्धन करना चाहेंगे? दोस्तों, आपका ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, या ऑप्शन बी है स्वचिंतन या प्रतिबिंबन, या ऑप्शन सी है कंठस्थीकरण, और ऑप्शन डी है निष्क्रिय अनुकरण। तो इसका जो है राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वचिंतन या प्रतिबिंबन हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्यालय में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि में भूमि से आने वाले बच्चे का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? तो ऑप्शन है विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान देता है, अपने माता पिता की शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं, और विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। ऑप्शन डी है बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताएं में योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है विकलांगता व्यक्तिक और मानसिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? तो ऑप्शन है चिकित्सीय, या दानशीलता, सामाजिक, मानवीय अधिकार। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग, अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परिणामों का प्रयोग, या कक्षा के में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध, और यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। तो देखिए श्रवण बाधित के लिए पूछ रहा है, देखिए जो संकेत होगा ये तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, यह सुनिश्चित करता है कि मौखिक संप्रेषण जो दृश्यात्मक जो सुनता नहीं हो देखकर ही प्रस्तुतिकरण कर सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना होती है? तो ये है उसमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, और अपने सहपाठियों की तुलना में काफी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं। ऑप्शन सी है यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। ये प्रतिभाशाली बालक ये तो ऐसे भी नहीं तो छोड़ते नहीं है, उसको और अधिक मेहनत करते हैं। और अगला क्वेश्चन है ऑप्शन है सॉरी समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। जो भी प्रतिभाशाली बालक होंगे तो खोजपूर्ण होंगे, और एक्टिविटी उन लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? तो ऑप्शन है लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच, ऑप्शन बी है
विभिन्न संवेदों का उद्दीपन एवं ऑप्शन सी है प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना है। ऑप्शन डी है बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। देखिए इसमें जो बच्चे जो छोटे होते हैं उन लोग व्याख्यान की बहुत जरूरी नहीं होती है, तो यहाँ ये व्याख्यान लगभग लगवाता है, ये लगभग ये सी-टेट का जो क्वेश्चन गलत मानता है। तो आपका जो है व्याख्यान भी जैसे कि और छोटे छोटे प्रस्तुत नहीं करते हैं, जैसे कि इसका आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये डिसाइडर पूछ रहा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि लंबे इन लोगों को और अगला क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर 20 है कि जो है देखिए कारण और कथन का ये दिया है और अभिकथन ये दिया है और तर्क जो इसमें पूछ रहा है, तो पूछ रहा है इसमें कि अधिकथन पहला दिया है कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और तर्क है अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से इस ज्ञान का सृजन करना चाहिए। तो देखिए आपका ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है, तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सा विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? तो ये पूछ रहा है कि ये महत्व नहीं देती है, तो ऑप्शन है व्यवहार अनुकूलन, ऑप्शन बी है सहपाठी सहभागिता, ऑप्शन सी है अन्वेषण अधिगम और ऑप्शन डी है पारस्परिक शिक्षण। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्यवहार अनुकूलन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो कि आपका सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? विद्यार्थी जो है इसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन है निष्क्रिय अनुकरण और पुरस्कार और दंड, जिज्ञासा और अन्वेषण, और ऑप्शन डी है कंठस्थीकरण। देखिए बच्चों को कभी भी आप रटवाते ये जो आरटी के अनुसार ये कंठस्थीकरण आप रटवाएंगे नहीं, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन डी ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, जिज्ञासा और अन्वेषण जो है सही हो जाएगा, ये तरीका आपके लिए सही है। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? तो ऑप्शन है अनुपूरक चिंतन, प्रक्रियात्मक स्थिरता, और ऑप्शन सी है बहुविध तरीके से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, या ऑप्शन डी है प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। तो आपका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रियात्मक स्थिरता जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणा अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? ऑप्शन है वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। देखिए अनदेखी नहीं करनी चाहिए। तो ये अगला क्वेश्चन है ऑप्शन है विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के वैकल्पिक अवधारणाओं संज्ञा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए,
और ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और जो है प्रोत्साहित करना चाहिए और इस समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। तो इसी बेहतर संबोधित करना चाहिए जिसे पूछ रहा है अध्यापक द्वारा, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इससे समग्रता से चर्चा करनी है। चर्चा जो है बहुत ये टीचर का जो है क्वेश्चन है चर्चा और प्रोत्साहन या ये जो है क्वेश्चन जिसमें जिस ऑप्शन में आ जाए समझिए कि वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन है जिज्ञासा को संतुष्ट करने की अधिगम और ऑप्शन बी है समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। तो देखिए ये जो है अभिप्रेरणा जो बाह्य जो है तो पूछ रहा है एक अभिप्रेरणा भी दो प्रकार का होता है, बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। तो ये बाहरी जो होता है बाह्य मतलब बाहरी होता है, आंतरिक मतलब अंदर होता है, जो शरीर के अंदर से जो अभिप्रेरणा जगती है। तो और जो बाहरी होगा किसी को देख करके किसी को सुन करके या कोई बोल दे कि भाई नगद पुरस्कार पाने के लिए भी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। तो ये आपका बाहरी अभिप्रेरणा में आता है। अगला क्वेश्चन है कि समझ श्यामा अपनी असफलता के लिए योग्यता को योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता के एक स्थिर रूप की तरह मानती है। तो बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। तो ऑप्शन है जिज्ञासा, ऑप्शन बी है सहायता का सीखा हुआ भाव, ऑप्शन सी है गर्व, ऑप्शन डी है आशा। तो दोस्तों आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहायता का सीखा हुआ भाव जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद कराना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। तो ऑप्शन है आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। देखिए पूछ रहा है कि ये निष्क्रिय रूप से कई बार, अभी भी देखिए क्वेश्चन वही बताया अगले अभी कि सक्रिय होना चाहिए, तो ये निष्क्रिय कर रहा है। ऑप्शन बी है उनके पूर्व ज्ञान से समर्थता जोड़ेंगे, ऑप्शन सी है ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे और ऑप्शन डी है उस अवधारणा है उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वरी बचने के लिए कह रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। देखिए इससे पूछ रहा है कि विद्यार्थियों को मतलब क्या करवाने से बचने के लिए कह रहा है, तो ये निष्क्रिय रूप से दोहराने के लिए आप बचेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। तो आपका ऑप्शन है स्कूली माहौल, आनुवंशिकता या सांस्कृतिक संदर्भ और ऑप्शन बी है अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। तो आपका जो है देखिए ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, आनुवंशिकता जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अधिगम को प्रभावित करता है जो आनुवंशिकता जो है। आगे अगला क्वेश्चन है अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अधिगम जैसे देखिए कभी भी अधिगम को करने के लिए सक्रिय जो है भागीदारी अपनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है अध्यापिका द्वारा प्रदत्त पाठ
प्रधान पार्ट पार्ट मतलब जो है इसके फोल्डिंग, जैसे किसी बच्चे को आप साइकिल सिखा रहे हैं तो उसको आप पीछे से आप पकड़ ले रहे हैं और बच्चा चलाते चलाते आप अचानक छोड़ देते हैं और पीछे से वो नहीं जानता कि आप छोड़ दिए हैं, तो ये एक सहारा होता है। ये प्रदान पाठ का मतलब यही होता है। और ऑप्शन बी है निराशा की भावना। ऑप्शन सी है विद्यालय की मुद्रित समृद्ध परिवेश। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए दिए रहे अनुदेशन। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निराशा की भावना जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन है। और एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? तो आपका ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, तो मानकीकृत मूल्यांकन, मानव संदर्भित मूल्यांकन या योग्यता मूल्यांकन। तो दोस्तों देखिए संरचनावादी कक्षा में जो अध्यापक जो है ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, योग्यता योग, योग्यात्मक मूल्यांकन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मूल्यांकन भी दो प्रकार का होता है, योगात्मक मूल्यांकन और संरचनात्मक मूल्यांकन। तो ये योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि जो वार्षिक परीक्षा होती है, जो उसका लास्ट रिजल्ट आता है, तो उसी को ये योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। और जो है संरचनात्मक मूल्यांकन ये होता है कि बच्चे को जो तिमाही छमाही जो परीक्षाएं होती है, तो इसमें जो बच्चे की देखा जाता है कि पाठ बच्चे कहाँ तक तैयार कर लिए हैं और कहाँ तक अभी कमी है, तो इसमें सुधार करने के लिए आपके लिए टाइम मिलता है। लेकिन योगात्मक मूल्यांकन जब हो जाती है, इसमें आपको सुधार करने की टाइम नहीं मिलता है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी है? तो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और इस सेशन और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, जो कि आपको बेहतर तैयारी की कराई जाएगी। तो आप जो है धुआंधार सेशन के लिए आप डेली आप जुड़ सकते हैं यूट्यूब पे, देखिए हमारे RN एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो डेली आप लोगों के लिए CDP का क्लास जो है सुजीत सर पढ़ाएंगे, जो कि मैं। तो धन्यवाद, नमस्कार।